दोस्तों नमस्कार। आज संसद में भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है। जेपीसी के बाद जो भी अमेंडमेंट करने थे उसके बाद आज दोबारा संसद में लोकसभा में जो हमारे मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने बिल पेश किया। और बिल पेश करना क्यों पड़ा, इस पे बहुत विवाद थे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा और मैंने इस पे करीब 5 वीडियो पहले भी बनाए हैं, जो सेक्शन बाय सेक्शन आप मेरे पुराने 5 वीडियोस में देख सकते हैं कि ओरिजिनल 1913 का बिल क्या था, किस तरह से वो एक सिंप्लीफाइड बिल था वक्फ के लिए। उसके बाद आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह से उसको बदला और 1993 के बाद किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने फिर एक बार वक्फ को बदला। ये पूरा का पूरा एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें जो किसी भी कानून के जो बेसिक सिद्धांत होते हैं उनको भी दरकिरार किया गया। और यही कारण था कि ये जो बिल है वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि स्थिति ये आ गई कि आज वक्फ के कारण हिंदुस्तान में करीब 40,000 केस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो वक्फ का सबसे इम्पॉर्टेंट और फनी सिचुएशन है वो ये कि भारत की संसद, भारत का दिल्ली का एयरपोर्ट और सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे भारत सरकार की प्रॉपर्टीज़ हैं या जहाँ ऑफिस बने हुए हैं, उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये किसने किया, किससे पूछ के किया, संसद भवन को वक्फ प्रॉपर्टी किसने डिक्लेयर किया और किसने माना, ये अपने आप में विवादित है। और सबसे विवादित जो बात है वो ये है पूरे कानून में, वो है सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट। मैं इसकी पूरी विस्तार से विवेचना करूंगा आने वाली स्लाइड्स में, इसलिए इस जो पूरा एपिसोड है या जो अगर आप कहें कि प्रेजेंटेशन है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा जो टोटल ज़मीन आज की तारीख में वक्फ के पास है वो करीब 9.4 लाख एकड़, करीब 1 मिलियन एकड़ के आसपास वक्फ के पास ज़मीन है। इतनी ज़मीन भारत में और किसी संस्था के पास नहीं है। यहाँ तक कि डिफेंस के पास भी इतनी ज़मीन नहीं है जितनी वक्फ के पास है। अब सवाल इस बात का है कि ये टोटल 8,72,000 प्रॉपर्टीज़ वक्फ के पास आई कहाँ से, इनका मालिकाना हक वक्फ को किसने दिया, सवाल इस बात का है। इसका मतलब ये है कि लगातार धड़ल्ले से गाँव में जितनी भी ज़मीनें थी, शहरों में जितनी ज़मीनें थी, जहाँ पे भी वक्फ के अधिकारियों की नज़र पड़ी, उन्होंने उस सब को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया। ये क्यों ज़रूरी था? आपको पता है कि ज़मीन की कीमतें कितनी हैं। ज़मीन आप किराए पे दे सकते हो, उसका पर्सनल यूज़ कर सकते हो, उसका आप मिसयूज़ कर सकते हो। ज़मीन एक हिसाब से प्रॉपर्टी है, पैसा है। तो क्या ये ज़मीन हड़पने के लिए कानून को इस्तेमाल किया गया? आज स्थिति ऐसी ही कुछ लगती है। एक और उदाहरण देखते हैं। जठाना विलेज जो है हरियाणा में, वहाँ जो गुरुद्वारा की लैंड है उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी बना दी गई। अब गुरुद्वारे की लैंड किसने वक्फ बनाई? अब ये कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों कोई पूछने वाला नहीं है? उसका कारण है सेक्शन 40 है, उस पर हम चर्चा करेंगे। केरल कोची का एक विलेज है चेराई, वहाँ पे करीब 600 क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं और उनका चर्च है। जेपीसी पे उन्होंने जाके गुहार ये लगाई कि साहब हमारे पूरे गांव को और चर्च को भी वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। जिस तरह से लैंड ग्रैबिंग हो रही है वो हमारे सामने है और नतीजा ये कि आज करीब 40,000 केस चल रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन इस सब के पीछे जो कारण है उसको समझना ज़रूरी है और वो है सेक्शन 40, डिसीजन इफ ए प्रॉपर्टी इज़ वक्फ प्रॉपर्टी। अब ये फैसला करना कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये कैसे होगा? आपके घर को मैं कह दूं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा कि है या नहीं है? आपके स्कूल को मैं वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दूं, आपके ऑफिस को डिक्लेयर कर दूं, इवन भारत सरकार के बहुत सारे रेलवे स्टेशंस तक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए गए। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, मंदिर हैं जिनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आफ्टर ऑल ये क्यों चलता रहा? इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और यही सबसे बड़ी समस्या है। इस पूरी जो समस्या की जड़ है वो सेक्शन 40, वो क्या बोलता है?
द बोर्ड में इटसेल्फ, जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो वक्फ का हिसाब किताब रखेगा, अब उसको समझिए। द वक्फ में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज़ ए रीज़न टू बिलीव टू बी वक्फ प्रॉपर्टी। अब किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी बोलेंगे, अब ये कौन फैसला करेगा? ये बोर्ड फैसला करेगा। बोर्ड को लगता है कि साहब ये प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसकी जानकारी वो खुद इकट्ठी करेंगे। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, और वेदर ए वक्फ प्रॉपर्टी इज ए सुन्नी वक्फ और शिया वक्फ, इट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज मे डीम फिट डिसाइड द क्वेश्चन। अब बोर्ड खुद जानकारी इकट्ठी करेगा, उस जानकारी के आधार पे जो भी बोर्ड को सही लगेगा वो डिक्लेयर कर देंगे, हाँ जी ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ है। अब ये बोर्ड कौन होता है? ये बोर्ड अपने ही इसी कानून के हिसाब से कुछ लोगों का समूह, उसका एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जिसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो इस समाज से हैं और जो एक दूसरे के साथ, जिसको आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए इनमें से कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये लैंड ग्रैबिंग जारी रहेगी। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन ए क्वेश्चन अंडर सब सेक्शन 1 shall unless revoke or modify by the tribunal be final। अब वक्फ में जो डिसाइड कर लिया वो फाइनल है। अब उसके डिसीजन को कौन बदलेगा? वो बदलेगा ट्रिब्यूनल। और ये ट्रिब्यूनल में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो उस समाज से, मतलब हर स्टेप पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और नेचुरल जस्टिस का कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने की वो ये कि वेयर द बोर्ड हैज़ एनी रीज़न टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट एंड सोसाइटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपका मंदिर का ट्रस्ट है, आपका गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, आपके कॉलेज का ट्रस्ट है, कोई भी ट्रस्ट है, अगर मान लीजिए वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एंड और अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट इज वक्फ प्रॉपर्टी, द बोर्ड में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सच एक्ट hold an inquiry in this regard of such property, and if after inquiry board is satisfied that such property is waqf property, call upon the trust as the case may be either to register such property this act as waqf property। मतलब आपके स्कूल का ट्रस्ट है, मंदिर का ट्रस्ट है, गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, चर्च का ट्रस्ट है, कोई भी ट्रस्ट है और पता लगता है कि नहीं ये जो ट्रस्ट है इसकी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो बोर्ड क्या करेगा? अपने लेवल पे इंक्वायरी करेगा और उसको लगता है कि हाँ जी ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये उस ट्रस्ट को कहेगा कि आप ये जो प्रॉपर्टी आपकी है ये वक्फ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए और ट्रस्ट वक्फ में रजिस्टर कराइए। ये उनको आदेश देगा, आपका कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ बोर्ड ने जो डिसाइड कर लिया वही फाइनल होगा। और उसके बाद आइदर टू रजिस्टर सच प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट एज वक्फ और शो कॉज वाई सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। मतलब या तो आप खुद कर लीजिए, नहीं तो हम आपको कारण बताए नोटिस देंगे कि इसको वक्फ प्रॉपर्टी क्यों ना डिक्लेयर किया जाए। अब आप कहेंगे जी हमारे पास कागज़ हैं, वो कागज़ कौन देखेगा? यही बोर्ड देखेगा। ये बोर्ड कहेगा नहीं जी हम आपके कागज़ नहीं मानते, कागज़ हमारे लिए उचित नहीं है, फर्जी हैं, हमारे हिसाब से तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और बोर्ड ने जो डिसीज़न लिया, अगर आप कानून का पहला हिस्सा देखेंगे तो बोर्ड का डिसीज़न फाइनल है। अब आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे ट्रिब्यूनल में कि साहब देखिए वक्फ में मेरी प्रॉपर्टी को गलत ढंग से रजिस्टर कर लिया। अब ट्रिब्यूनल में कौन बैठे? इन्हीं के लोग बैठे। वो कहेंगे जी वक्फ की जो बोर्ड के डिसीजन है वो फाइनल है, हम उसको मानते हैं। अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? ये और इंटरेस्टिंग है। प्रोवाइडेड दैट इन ऑल सच केसेस नोटिस ऑफ द एक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन दिस सबसेक्शन शैल बी गिवन टू द अथॉरिटी बाय हुम द ट्रस्ट और सोसाइटी हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब ये नोटिस उस सोसाइटी को दे दिया जाएगा कि जो आपने सोसाइटी रजिस्टर करी है उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है, तो आप ये रजिस्ट्रेशन वक्फ के नाम पे शिफ्ट करिए इन लोगों से हटा के। अब आगे देखिए, द बोर्ड शेल आफ्टर ड्यूली कंसिडरिंग सच कॉज एज मे बी शोन इन परसुएंस ऑफ द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 3 पास सच एन ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट एंड ऑर्डर सो मेड by the board shall be final unless it is revoked by the tribunal। अब उसको क्या करना होगा? ट्रस्ट को या अथॉरिटी को, सोसाइटीज एक्ट के जो रजिस्ट्रार है उसको चुपचाप वो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे लिखनी होगी। अगर उसको एतराज है तो वो कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल में जाएगा। मतलब पहले मैं गया, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ, ट्रिब्यूनल का जी हम नहीं मानते,
बोर्ड ने जो कहा फाइनल। मेरा ट्रस्ट है, बोर्ड ने कहा ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ की है, मैं कहाँ जाऊँगा? बोर्ड के पास। बोर्ड ने नहीं माना, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? ट्रिब्यूनल पे। ट्रिब्यूनल ने कह दिया जी बोर्ड ने कहा वो सही है। तो घूम फिर के कहीं कोई रिलीफ नहीं था। अब मैं रिलीफ लेने कहाँ जाऊँ? ये भी देखिए मज़े की बात, हिंदुस्तान में जो आप कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, नो सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल lie in any civil court, revenue court or any other authority in respect of any dispute, question or other matter relating to any waqf property or any matter which is required by or under this act to be determined by the tribunal. इसका मतलब ये है कि जो ट्रिब्यूनल है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया। ट्रिब्यूनल ने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते रिलीफ के लिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा दर्जा दे दिया गया है। ये हुआ है इस पूरे वक्फ के खेल में। इसीलिए हजारों लाखों एकड़ ज़मीनों पे कब्जा हुआ। 40,000 से ज़्यादा तो वो केस हैं जहां लोग लड़ रहे हैं। कई गुना केस ऐसे भी होंगे जिन बेचारों के पास लड़ने की क्षमता नहीं होगी, या वो परिवार माइग्रेट हो गए होंगे, या जो उनके मालिकाना हक हैं, उनके जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो शायद ज़िंदा भी नहीं होंगे। इसीलिए ये जो पूरा वक्फ का कानून था, ये अपने आप में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा लैंड फ्रॉड या माफिया फ्रॉड या प्रॉपर्टी फ्रॉड के रूप में इमर्ज हो रहा था। अब जो भारत सरकार ने किया है, अब वो यही है कि इस तरह के जो अंधेरगर्दी वाले कानून थे जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और इन्होंने कब बनाई ये इन्होंने बनाए 91 के बाद। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना होगा। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसका नाम वक्फ भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि वक्फ अपने आप में इतना कंट्रोवर्शियल शब्द हो गया है कि बेहतर है इस शब्द को हटाया जाए। इसीलिए जो नया बिल है उसका नाम है उम्मीद बिल, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। तो उम्मीद बिल जो है, लगता है कि शायद अब आने वाले दिनों में इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं इनसे निजात मिलेगा। उम्मीद तो ये है कि जो पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाएगा, कानून बनेगा, उसके बाद जो प्रक्रिया चलेगी, जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पूरे वक्फ से बाहर किया जाएगा। जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं जो अभी तक कोर्ट केसेस हैं उनका जल्दी से निपटारा हो। मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए ताकि जो 40,000 केस हैं इनका तुरंत निपटारा हो, जुडिशरी पे बर्डन ना पड़े और जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिले। तो सीधी सी बात यह है कि नाम बदल के शायद भारत सरकार एक उम्मीद दिखाना चाहती है कि जो लोग प्रताड़ित हैं इस तरह के अराजक कानून से, उनको शायद कोई रिलीफ मिले, उनको कोई उम्मीद मिले। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह के कानून संविधान में परमिटेड हैं? जहां हम बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की, जहां हम बात करते हैं इक्वल राइट्स की, इस तरह के अगर कानून सरकारें बनाती हैं अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या इस तरह के अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जो कानून हैं, क्या ये देश में एकता लाएंगे या बंटवारा करेंगे? किस हद तक हमारे पॉलिटिशियन राजनीतिक अपने वोट बैंक के लिए गिर सकते हैं, उसका एक ये उदाहरण है कि हम सारी मर्यादाएं, जितने भी आपके तर्क होते हैं कानूनी, उन सबको दरकिनार करके इवन नेचुरल जस्टिस का भी प्रोविज़न आप बंद कर दें और फिर कहें कि हम देश चला रहे हैं, हमारा कानून बहुत अच्छा है, हम डेमोक्रेटिक हैं। क्या ये मजाक नहीं लगता? इसलिए लोगों का भरोसा कानून से उठता है, संस्थाओं से उठता है, न्यायालयों से उठता है, क्योंकि कानून ही ऐसे डिफेक्टिव हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह के कानूनों का बदलाव ज़रूरी है या नहीं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको वक्फ के बारे में जानना हो तो मेरे बाकी और वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।